ऑस्ट्रेलिया को आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद ऑन द शो मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। और आपको मैंने अभी अभी बताया था कि आज हमारे साथ यहाँ पर लाइव स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं एजाज अहमद भट्ट जी, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। प्रोफेशन की अगर बात करें तो वो एक पॉइट हैं, और इकबाल मेमोरियल मिडिल स्कूल लंगेट में वो एक प्राइवेट टीचर भी हैं। यानी कि अभी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। आइए उनका वेलकम करते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने शो में, जिसका नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, वैसे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर बैठकर। आज ढेर सारी हमने बातें करनी है। हमारे लिसनर जो है वो भी आपका इंतज़ार कर रहे थे कि कब एजाज साहब यहाँ पर आएंगे और उनके साथ जो है बातें हैं वो जारी हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, लाइक आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और हमारे जो लिसनर हैं वो भी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम एजाज अहमद भट्ट है और मैं लंगेट वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। मेरे बाप का नाम अब्दुल रशीद भट्ट है जी और मेरे घर में और माँ है और 2 छोटे भाई हैं जो भी पढ़ रहे हैं। जी तो इस ज़मीन में लंगेट से आया हूँ मैं। सर, टेल अस समथिंग अबाउट जर्नी। लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, अपनी पीएचडी के बारे में बताएं, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। लिटरेचर में पीएचडी किया है, तो उसके बारे में आप बताएं। Firstly, in 1996, I take the admission at Oka Public School, Langate. At that very time, the name of Oka Public School was English medium. तो वहाँ से मैंने 8th तक पढ़ा है, 7th तक मैंने वहाँ पढ़ा है। 7th तक पढ़ाई की तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई की ओर। और दूसरी जानिब से मैं जब मैंने 7th से अपने आप को ट्रांसफ़र किया मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बुनपोरा लंगेट, ओके। तो वहाँ मुझे एक टीचर के साथ मुलाकात हुई। उसका नाम था गुलाम हसन वानी साहब। गुलूरा में रहते थे, आज भी ज़िंदा हैं। तो उस ज़माने में इंग्लिश में एक लेसन थी, द गर्ल विद द लाफिंग वॉइस। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जब इंग्लिश सर गुलाम हसन वानी साहब ने हमें वो लेसन पढ़ाई, उस वक्त तक मैं कापी भी नहीं बनाता था, ना स्कूल अच्छे से जाता था। लेकिन जब उसने वो द गर्ल विद द लाफिंग वॉइस, उखू लिखा उसका नाम था, जब उसे वो लेसन पढ़ाई, दैट पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। जब उसने वर्डिंग्स की माने मीनिंग लिखी बोर्ड पर, तो मैंने वो वर्ड्स याद किए। तो जितनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई मुझे उस समय, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त मैं ऐसा बंदा था क्लास में कि टीचर कहता था कि आप आगे नहीं जा सकते हो, बिकॉज आई वॉज टोटली डल स्टूडेंट। बट मिस्टर गुलाम हसन वानी साहब प्लेड अ वाइटर रोल इन मेकिंग माई लाइफ। और उस ज़माने में जब मैं डिक्शनरी कंसल्ट कर रहा था, मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी ज़बानी याद किए, वो जहन में रखे। तो मेरे अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट आई। लैंग्वेज डेवलपमेंट आने के बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछता था क्लास में, तो मैं खुद ही अपनी ज़ुबान से जवाब देता था, ओके। विदाउट कंसल्टिंग एनी बुक नोट्स एटसेट्रा और गाइड। आई वाज गिविंग द फ्लुएंटली आंसर टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द टीचर विच व्हाट्सएवर ही और शी वाज पोजिंग। तो इस ज़माने में फिर मैं उसकी सोहबत में रहा, गुलाम हसन वानी साहब के। उसने मेरी ज़िंदगी टोटली बदल डाली, यहाँ तक कि मैं 12th तक पहुँच गया। लेकिन 12th से पहले जब 10th में मुझे स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया, स्कूल का सेक्रेटरी बनने के बावजूद मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस आई। तो इस ज़मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर उसके बाद जितने भी टीचर्स आए थे, हर एक की यही होल्ड रहता मुझ पर कि आप कोशिश कीजिए, आप आगे जा सकते हो। जितना इनक्रेजमेंट मुझे टीचर्स ने दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत 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 अहम किरदार निभाया उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कि मैं आगे जा सका। बिल्कुल। उसके बाद 12th के बाद मैं जीडीसी हंदवारा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा गया, एडमिशन लिया मैंने फर्स्ट ईयर में। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे एक इंग्लिश सर के साथ मुलाकात हुई, जिसने मुझे इंग्लिश, चूँकि लेजर टाइम के दौरान मैं उसके पास जाता था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मैं उससे ये क्लास लेता था कि सर मुझे ये एक क्यूरोसिटी अपने अंदर कि जस्ट आई वांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके। उसने मेरी बहुत बहुत हेल्प की। उसका नाम था जावेद सर, उसका नाम था। जी। तो उसने भी जितना हो सका बहुत सारी मेहनत की उसने। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले फर्स्ट ईयर के लास्ट मंथ्स में मैं दारुल उलूम भी गया हूँ, सल्फिया कॉलेज में। तो वहाँ भी मैंने दीनी इल्म थोड़ा बहुत हासिल किया, कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी कि मैं सोचता था कि अगर
मैं ये दुनियावी तालीम पढ़ूँ, साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ूँ। तो माशाल्लाह। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि फैमिली के एतबार से, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स दे आर नॉट एजुकेटेड, और मोस्टली, लेकिन इफ दे वर नॉट एजुकेटेड बट दे गेव मी द फुल सपोर्ट बाय ऑब्टेनिंग एनी प्रोफेशनल और मास्टर्स और डॉक्टर्स डिग्री। उसके बाद ये हुआ कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन तक ही बस नहीं करना है, अब आपको आगे और भी जाना है। उनकी ये क्यूरोसिटी थी कि नहीं, हमारा बेटा आगे जाए, अगर हम नहीं पढ़ सके, हम आगे नहीं जा सके। लेकिन पेरेंट्स का जो रोल था मेरी लाइफ में बहुत ही मुफीद रोल था, बहुत ही अहम रोल था, वरना मैं आज यहाँ पीएचडी डॉक्टर्स डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं नहीं की की होती। होती। मैंने अपने दिल में ये इरादा किया था कि ग्रेजुएशन बस स्टॉप, और उसके बाद मेरा इरादा था कि कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करूं। लेकिन पेरेंट बिलखुसूस डैडी ने बहुत इनक्रेज किया मुझे कि नहीं यार, आपको आगे जाना है, समाज के लिए कुछ करना है, ताकि मैं भी कल फ़ख्र से सर उठाऊं कि मेरे बेटे ने कुछ हासिल किया। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश स्टार्ट किया। दो 2 साल लग गए मुझे उसको भी। तो एमए के बाद फिर मैंने सोचा कि ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ड्यू टू सो मेनी एस्पेक्ट्स विच आई वाज फेसिंग एट दैट वेरी टाइम, बट मोस्टली मम्मी एंड डैडी गेव मी द फुल सपोर्ट। उसके बाद मैंने बिल सोचा कि अब एंट्रेंस दूंगा पीएचडी के लिए। लेकिन जब भी मैंने पीएचडी के लिए कोई स्टेप उठाया, मैंने 2-3 बार ये सोचा कि मैं करूं या ना करूं। और देयर वाज ओनली वन टीचर हु वाज गिविंग मी द फुल सपोर्ट, ओ एंड द नेम ऑफ दैट वेरी टीचर वाज फारूक अहमद सोफी साहब। ओके। ही वाज प्रोवाइडिंग मी फुल सपोर्ट टू obtaining सच a डिग्री। और इस ज़मीन में डैडी ने भी बहुत कुछ किया, बोला नहीं, अगर आप एमए कंप्लीट करोगे उसके बाद घर में बैठोगे वो भी ठीक नहीं रहेगा। एमए के बाद डैडी ने मुझे अपने सामने बिठाया, वो हर बार नसीहत करता है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है। हम उस ज़माने में पढ़ते थे जब पढ़ाई की तरफ और मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता था। बिल्कुल। लिहाजा आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, व्हाट्सो एवर विल बी ऑन माई शोल्डर्स, आई विल डू। उसने बहुत मेहनत की और मैं आगे जा सका। बिल्कुल। इस ज़मन में जब पीएचडी इंटरनेट देने के लिए गए, आई वॉज नॉट fully prepared, neither I was willingly to go, because I was fully aware with the financial crunch from the family side। बट पेरेंट्स ऐसे भी होने चाहिए कि अगर बच्चे के अंदर हिम्मत भी ना हो, लेकिन वो इनक्रेज करते हैं बच्चे को, जिस तरह फिर बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है। तो उसके बाद जब मैं पीएचडी इंट्रेंस के लिए गया था, तो रास्ते में 2-3 बार मैंने सोचा कि वापस जाऊं, लेकिन पेरेंट कंटिन्यूसली फ़ोन करता था कहाँ पहुंच गए। तो इस ज़मीन में मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रेजेंट पेरेंट से कि आप भी इसी तरह अपने बच्चों को इनक्रेज इनकरेज करते करते ही रहे। रहे, सो दैट दे विल टेक अ गुड डिसीजन टू मेक देयर लाइफ फुली डेवलप्ड। तो फिर जब मैं इंटरनेट के लिए पूछा तो वहाँ एक सर मिला मुझे, वही फिर मेरा गाइड बन गया। उसने कहा कि आप यहाँ किस ज़मीन में आए हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ इंटरनेट देने के लिए आया हूँ। उसने बोला आपकी उम्र अभी छोटी है, जितने भी यहाँ एंट्रेंस देने के लिए आए हैं वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, वो आपसे बहुत बड़े, मुझे लगता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, मतलब बहुत छोटे हो आप। मैंने उसे कहा कि छोटा हूँ, लेकिन मैंने एम इंग्लिश कंप्लीट किया है, एंड आई जस्ट वांट डू पीएचडी इन इंग्लिश, इट इज़ द गोल ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया। तो एंट्रेंस के बाद जब मुझे 86 पॉइंट्स आए थे, और जी। वो टॉप मोस्ट पॉइंट्स मुझे आए थे राजबाग में। नाइस। तो उस वक़्त जब रिज़ल्ट आया, अखबार पे भी निकला था, तो घर वाले बहुत खुश हुए। बिल्कुल, खुशी लेकिन की मैं तो अंदर बात ही से, है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने अंदर से थोड़ा बहुत 50% खुश था, 50% नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा पीएचडी करने के लिए दिल्ली जाना है, और इसके साथ साथ इस पर बहुत सारी खर्ची भी आएगी। और दूसरी बात, लेकिन पेरेंट्स के इनक्रेजमेंट की वजह से मैंने फिर ये कमर बांध लिया कि मैंने सोचा कि अब इनका भी ये ख्वाब है, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। जी। उसके बाद दिल्ली गया मैं, राजबाग गया मैं क्लासेस लेने के लिए। लेकिन जब भी मैं क्लासेस अटेंड करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर सर मुझे कहता था कि अगर पीएचडी में आपको हम 2 महीने देंगे तो आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मेरी थीसिस वो देखता था, पोइट्री वगैरह देखता था। जी। जब भी मैंने पहली पोइट लिखी थी, वो मेरी ये वाली पोइट थी, नेचर पे, लीव्स फ्लटरिंग ऑन ए जेंटल ब्रीज वेन एवर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द ब्रूक और ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ एनी रिवर और स्ट्रीम। और जब भी बैठता था तो मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आते थे, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, मैं कहता हूँ कि माँ बाप की दुआ से आते थे। वल्लाहिल अज़ीम,
जितनी बार मैं घर से निकलता था तो हर बार माँ और बाप यही दुआ देते थे कि अल्लाह आपको ऐसा बनाए कि हमारी भी इज्जत रहे। बिल्कुल। तो इस ज़मीन में जब उनकी दुआओं ने रंग लाया तो मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं इससे पहले कहीं नदी पे बैठा था तो इतना आइडिया नहीं आता नहीं था। आता था। 8th 9th में कश्मीर में पोइट्री कर रहा था, लेकिन फिर मैंने एमए के बाद थोड़ी बहुत कोशिश की इंग्लिश में। तो माँ बाप की दुआओं से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जब भी मैंने पहली पोइट लिखी वो ये थी सनसेट। सनसेट मैंने इसका टाइटल दिया है। अभी मैंने इनको सेंड किया है अपने इंस्टीट्यूशन वालों को, शायद वो पब्लिश करने वाले हैं। जी। 65 पोइम्स है मेरी टोटल। Leaves fluttering on a gentle breeze, within the forest of whispering trees, upon the ground and everywhere, thoughts become great among natural sight, while our spirits entwine with forest delights। ये मेरी पहली पोएम थी। जब सर ने ये देखी जी। तो उसने मुझे दो टोक अल्फाज में कहा कि यार आप मेरे गाइड बनो, मैं आपका गाइड नहीं बन सकता हूँ। मैंने उसे कहा सर आई एम नॉट सच एफिशिएंट नीदर इंटेलिजेंट, बट दीज आर द ओनली ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स हु इनकरेज्ड मी टू रीच एट दिस वेरी स्टेज। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि जब टीचर्स के एतबार से, गाइड के एतबार, जब गाइड ने मुझे यह कहा कि आई जस्ट वाना बी योर स्टूडेंट, तो मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी, एक किस्म की लालच भी बढ़ी कि टीचर ऐसा मुझे क्यों कह रहा है। इवन कि 12th क्लास का भी मुझे एक पेपर मेरे पास मौजूद है आज जी। भी। आज भी सुबह मैंने वो देखा, मैं उसे कंटिन्यू बीच बीच में कभी देखता हूँ। 75 में से मुझे सर ने 80 मार्क्स दिए थे। उसका नाम था इकबाल सर, उसका नाम था। वो जी। गोल्डन टेस्ट ले रहे थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि टीचर्स की तरफ से भी बच्चे को बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। अगर वो गलत भी एग्जैक्टली। करे फिर भी इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। चाहिए, जरूरी तो भी है वो उसने चीज। मुझे 75 में से 80 क्यों दिए कि मैंने हर सवाल का जवाब लिखा था इन माई वर्ड्स एज पर माई ओपिनियन। आई वॉज यूजिंग सच वर्ड्स इन एवरी आंसर एंड आई वॉज नॉट कंसर्न एनी बुक नेदर एनी गाइड एटसेट्रा। सर ने बोला कि मैंने आपको ये मार्क्स इसलिए दिए है कि आपने ये जवाब खुद अपनी जुबान से लिखे, अपने दिमाग से वैसे लिखे। यूजुअली 80 में से 75 आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल 75 में से 80 दिए बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल टीचर का प्यार था। टीचर बिल्कुल चाहते थे कि आपको बूस्ट अप सही करें, सो बात दैट है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ देख कर जो है सही बात अपने है, वर्ड्स में जो है बिल्कुल अपने बिल्कुल। सवालों के जो जवाब है वो दें। यस सर, एक्चुअली आई वाज राइटिंग द एवरी आंसर इन माय ओन वर्ड्स, आई एम ऑफ द ओपिनियन वगैरह वगैरह। जी। तो इस ज़मीन में सर ने मुझे वो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिए दिए। इस ज़मीन में कि इसको इनकरेजमेंट मिले। जी। इसी तरह जब मुझे इस गाइड ने भी इनकरेज किया कि आई जस्ट वांट बी योर स्टूडेंट एंड यू मस्ट बी माई गाइड, गाइड। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर मैं बार बार नदी नालों पे वगैरह पे जाता था जहाँ पर ही मुझे कोई खूबसूरती दिखाई देती थी, जी। वाटरफॉल एट्सेट्रा। तो मेरे अंदर एक किस्म की एक लालच आई। मैंने सोचा कि एक अलग माहौल मिला है मुझे पीएचडी स्टार्ट करने के बाद। तो मैंने ज़्यादातर ध्यान फिर दिया, रात 1-2 बजे तक मैं मेहनत करता था। जी। बुक्स भी वगैरह भी कंसल्ट करता था, वो ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश नावल और ब्रिटिश प्रोजेस वगैरह बुक्स में कंसल्ट करता था। तो सर भी मुझे बार बार बोलते थे कि आप ये पोएम, ये जो भी पोएम आप लिखते हो, आप मुझे बता आप करते क्या हो और आपका गाइड कौन है, कौन है। लाइक और आपकी कोई तो इंस्पिरेशन कौन गाइडेंस है। बिल्कुल तो नहीं कर रहा है। उसको ये वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये जी। खुद लिखता है। मैंने उससे बार बार बोला कि सर आप एक बार हमारे घर आइए और देखिए मैं कहाँ जाता हूँ। अगर मैं दुकान पर भी कभी जाता हूँ वहाँ भी मुझे आइडिया आता है, मेरे पास पेन होता है, मैं वही भी कोई ना कोई सतर, कोई ना कोई लाइन लिख के रखता हूँ। तो इस ज़मीन में टीचर्स के एतबार से न कि वही एक गाइड किफ़ायतुल्लाह सर या इकबाल सर, बल्कि बाकी गाइड्स भी जो थे मेरे, जो भी टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया। क्योंकि जब पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद मेरे इंग्लिश सर मुजफ्फर साहब उदीपोरा के मुझे मिले जामिया मस्जिद में, मैंने जुमा पढ़ाया था वहाँ। तो उसने बोला आज क्या कर, मैंने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ इग्नू थ्रू से, तो मेरी थीसिस है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर्स पोइट। मैंने उसके लिए कोटेशन भी खुद बनाई है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज नेचर्स पोइट फॉर नेचुरल प्योर और विद नेचुरल ब्यूटी। तो सर ने मुझे बहुत इनक्रेज किया। फिर 1 घंटा लिया उसने मुझे, थोड़ी बहुत गाइडेंस की, और जितना भी हो सका मेरे टीचर्स को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हर ज़िम्मन में हर बार मुझे इनक्रेज किया। और बिलखुसूस अपने पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत इनक्रेज किया। और जहाँ मैं दिन में 1 पोएम या हफ्ते में 2 पोएम्स लिखता था,
वहाँ मैं चाहता था कि मैं एक हफ्ते में 4 लिखूं या एक दिन में एक पोएम लिखूं, जी क्योंकि मेरे अंदर ये लालच बढ़ रही थी कि नहीं, मुझे कुछ मिल गया है। और जितना भी कुछ मिल गया है, चाहे मैं दिल्ली गया हूँ, वहाँ हमारी अमित शाह साहब जी के साथ भी मुलाकात हुई है रिसेंटली लास्ट ईयर व्हेन दे अवार्डेड विद ए डिग्री। ओके और इस ज़मन में वहाँ बहुत सारे रेस्पेक्ट मिली, और रेस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान को ये चीज़ बढ़ जाती है कि नहीं, ये जहाँ यही तक नहीं है कि अब मुझे और आगे जाना है। उसके बिल्कुल बाद मेरी सिलेक्शन हुई नस यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी जी पीडीएफ के लिए। जब मैंने पीडीएफ के बारे में मालूम किया तो हर कोई मुझसे ये कहता था कि मुझे पीडीएफ के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं खुद नहीं जानता था। लेकिन नस यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे खुद वहाँ से सीट दी जी पीडीएफ में, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इंटरनेशनल स्कॉलर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी आई वाज अ नेशनल स्कॉलर, बट दे गेव मी द सीट फॉर द इंटरनेशनल स्कॉलर। तो इस ज़मन में मैंने फिर यूनिवर्सिटी जाके केयू जाके कुछ टीचर्स के साथ भी बात की, जी तो उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 5 अप्रैल 2020 मुझे ज्वाइन करना था, जी लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सका ड्यू टू कोविड कोविड-19। 19 तो बिल्कुल इस साल भी उन्होंने मेरे लिए सीट मौजूद रखी, क्योंकि उन्होंने मेरी पोइट्री देखी थी कि देखिए ये ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोएट। और मोस्टली दे गेव मी द award last year in 2020 after the completion of this degree PhD। उन्होंने मुझे बेस्ट पोइट अवार्ड भी दिया था, वेरी क्योंकि उन्हें नाइस पोइट्री मेरी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय पसंद आई। साइड यू आर मोस्ट वेलकम। उन्हें मेरी पोइट्री बहुत पसंद आई। जी तो इस ज़मन में मुझे नस यूनिवर्सिटी वालों ने एक सीट दी थी वहाँ पे कि आप आए, हमें विलियम वर्ड्स डिपार्टमेंट में आपकी ज़रूरत है। लेकिन इस साल भी मेरे लिए सीट मौजूद थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा मैं पाए वहाँ नहीं जा सका। जी और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ आज पीएचडी। ये मेरे जहन में भी ये नहीं था। इवन कि 8th तक मेरे टीचर्स ये गुमान भी नहीं करते थे कि ये क्या आगे जा सके। और जी आज भी जो कोई मिलता है, जितने भी टीचर्स थे मेरे एलकेजी, आप देख सकते हैं मेरे पास एडमिशन स्लिप भी अभी मौजूद हैं। जी यानी 1996 में मैंने एडमिशन लिया है, वो स्लिप भी मेरे पास आज भी मौजूद है। जी और जितने भी उस्ताद आए मेरी ज़िंदगी में, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट, मुझे अभी तक जहन में है। लेकिन जब भी कोई याद रहता था हायर सेकेंडरी के दौरान, कॉलेज के दौरान, जब वो मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान वगैरह। मैं कहता हूँ सर मैंने आज ये डिग्री कंप्लीट की। तो वो बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी से मेरे अंदर एक चीज़ पैदा होती है कि नहीं, मैं दोबारा पीएचडी करूँ। जब नस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका तो रिसेंटली मुझे राइफल्स यूनिवर्सिटी वालों ने कॉल किया जी 6 दिन पहले। उससे पहले मैंने खुद एडमिशन किया था सेकंड पीएचडी फॉर हिस्ट्री अलवार यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो जितना भी मैं ये यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसमें सिर्फ माँ बाप की दुआओं का हाथ है और उनका बिल्कुल इंकरेजमेंट। इवन कि अगर फाइनेंशियली थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी आई है, लेकिन पेरेंट्स वर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी इन ऑल एस्पेक्ट्स। और वो यही कहते थे कि अगर हम मर भी जाए, लेकिन हमारा नाम मरने के बाद भी जिंदा रहना जिंदा चाहिए, रहना यही चाहिए हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल और बार बार डैडी यही कहता था कि मुझे आपकी कोई गवर्नमेंट नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप शम्मा बने, और शम्मा से ही आपको इस समाज को रोशन कर सकते हो। बिल्कुल दैट वेरी सोसाइटी हैज़ बीन ड्राउन्ड इन द डेप्थ्स ऑफ द डार्कनेस सिंस फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। इवन कि अगर आज हम अपने समाज की मतलब कोई भी चीज़ मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि मोस्टली यूथ जो आज है सुसाइड की ओर, ड्रग्स की ओर जाते हैं, जी या किसी और गलत रास्ते की ओर जा रहे, जो उनके लिए ठीक नहीं है, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, ना उनके फ्यूचर के लिए ठीक है। तो इस ज़मीन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल जो होता है वो होता है पेरेंट का। एग्जैक्टली अगर पेरेंट ऐसा होगा कि बेटा मेरे पास एक पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपको 10 पैसों की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ आपके, लेकिन आप आगे जाइए। बिल्कुल जितना भी हो सके पेरेंट्स को मेरी यही गुजारिश है पेरेंट्स से, जिस तरह मुझे अपने डैडी ने और मम्मी ने इनक्रेज किया है। और मेरे जहन में भी यह बात आई कि मेरे अभी 2 छोटे भाई है, एक 8th क्लास में पढ़ता है, दूसरा 3rd में पढ़ता है। जी मैंने सोचा कि अभी डैडी की उम्र भी ऐसी है कि ये अब इन्हें कुछ सपोर्ट नहीं दे सकता है। नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन माई शोल्डर्स। जब डैडी ने मुझे बनाया तो मैं सबसे बड़ा था, लेकिन अब मेरी भी अब आपकी जिम्मेदारी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बनती है बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं अब अपने भाइयों का
ख्याल रखूं। अगर इंसान बिलखुसूस आज के समाज में, इफ द पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू सपोर्ट देयर वार्ड्स इन एनी एस्पेक्ट सो दैट देयर वार्ड्स आर बीइंग कंपेल्ड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ, ईदर दे विल बिकम ड्रग एडिक्ट्स और दे विल फॉलो देयर रॉन्ग पाथ विच विल वैनिश देयर फ्यूचर टोटली। तो मोस्टली माँ बाप का जो इनकरेजमेंट होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एजाज साहब, वैसे आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक मैं इतने टाइम से यहाँ पर सुन रहा हूँ आपको और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है आपकी स्टोरी में, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे लिसनर आपको अभी सुन रहे हैं वो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे कि यार आज एटलीस्ट कोई अच्छा बोलने वाला है। और आरजे साजिद भी चुपचाप बैठ कर यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन आपने पोइट्री के बारे में बात की, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि पोइट्री में आपने जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की, तो क्या मैं ये मान लूँ कि वो आपकी इंस्पिरेशन है एज ए नेचर पोइट की? आपने कहा कि आप भी नेचर को देखकर जो है इंस्पायर हो जाते हैं, नदियों नालों के किनारे बैठकर पोइट्री लिखना, सनसेट की तरफ देखकर पोइट्री लिखना, तो क्या मैं आपको एक नेचर पोइट कह सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। जिस ज़मीन में मुझे रिसर्च मिली थी विलियम वर्ड्सवर्थ पर जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शेक्सपियर दिया गया था। थोड़ा बहुत शेक्सपियर में मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत बोरिंग लगा। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए स्वीट नहीं है। तो उस वक्त मुझे मौका था कि एक गोल्डन मौका था मेरे लिए। तो मैंने सर से कहा कि सर शेक्सपियर मुझे थोड़ा बहुत लेंथी लगता है, कुछ और दीजिए। उन्होंने बोला विलियम वर्ड्सवर्थ ले लो। जब उन्होंने बोला कि नेचर पोएट है, नेचर का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक चीज़, एक जज्बा पैदा हुआ, नहीं मैं नेचर पे कुछ लिखूं, अगर कुछ लिखूं तो सवाब भी मिलेगा वगैरह। तो जब मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ पे रिसर्च किया तो मैंने यह पढ़ा है उसकी ज़िंदगी में, लाइफ हिस्ट्री में, कि मोस्टली वो कुदरत के नज़ारों को हमारे सामने पेश करता था इन द वेज ऑफ पोएम्स मोस्टली। तो फिर मैंने भी सोचा कि जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को डिस्क्राइब किया है, डिपिक्ट किया है आवाम के सामने अपनी बुक्स में, अपनी पोएम्स में वगैरह वगैरह, तो मैं भी यही चीज़ करूं। कि फिर यही चीज़ मेरे जहन में आई कि जब भी सनसेट होता था तो मैं जाता था वहाँ पे। तो जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी, आई एम फीलिंग माई सेल्फ स्टूडेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसी का वो जो ट्रैक था मैंने उसी को फॉलो करके ये चीज़ अपने जहन में ली है कि मैं भी अब नेचर्स पे कुछ लिखूँ। चाहे सनसेट था, चाहे वाटरफॉल था, चाहे कोई ट्री वगैरह थी, इवन कि कभी कभी मैं एक पत्ता हाथ में लेता था, उस पर थोड़ा बहुत गौर करता था। लेकिन दूसरी जानब विलियम वर्ड्सवर्थ का भी रूटीन जो उसका था पोइट्री के दरमियान, मैं वो भी जहन में रखता था। तो मेरे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली माँ बाप की दुआओं से कुछ वर्ड्स आते थे, तो मैं ऐसी पोइट बनाता था कि उनकी एक बार मेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मुलाकात हुई। उसने मुझे टाइम दिया कि एक पोएम मैंने उसे दी, मैंने उसे सर ये मैंने खुद लिखी है। तो वह इतना इंस्पायर हुआ कि उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये आपने खुद लिखी है, आपका कोई गाइड होगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि सर आप चेक कीजिए, मेरा कोई गाइड नहीं है। तो गाइड भी मेरे साथ था, उस गाइड ने उसे कहा कि नहीं सर ये खुद लिखता है। तो उसने भी मुझे बहुत सारे मौके फराहम करने की कोशिश की। मोस्टली जब मैं बात करता हूँ इस पोइट्री की, जो लंगे 23 RR के सीओ साहब है गुप्ता साहब और सूर्यकांत, और वहाँ पर एक कंपनी कमांडर था हरक्रीत, उसे ठाकुर साहब के नाम से जाते थे। मैंने सोचा कि PhD करने के बाद मैं कंप्लीट ये नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसे ही PhD के जो भी कोर्स है खुद करूँगा, लेकिन किसी इदारे के नाम से नहीं। लेकिन उन्होंने आई एम थिंकिंग माई सेल्फ दैट दे आर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दैट वेरी टाइम। उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि इवन I was totally agreed to leave PhD at that very time because due to some problems which I was facing. अगरचे माँ बाप की तरफ से encouragement भी मिलता था, लेकिन समाजी एतबार से वो माहौल नहीं मिल सका जहाँ एडजस्ट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही थी हमारी रियासत की सिचुएशन ऐसी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं एक जहाँ पर भी मैं कोई पोएम लिखूं, पीस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड प्लेज अ वाइटर रोल व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एनी पोएम और एनी एसे एटसेट्रा और एनी आर्टिकल। तो उस वक्त हरगित सर कंपनी कमांडर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। राठौर साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, ब्रिगेडियर नारद साहब, उसकी मुलाकात का मैं क्या कहूँगा कि वो भी टर्निंग पॉइंट है मेरी जिंदगी में। एजाज साहब, वैसे बातें चली रही हैं पोइट्री की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानूं और मेरे लिस्नर ये जाने कि अभी तक आपने कितनी पोइट्री लिखी है? अभी तक मैंने 65
पोएम्स लिखी है। जी 65 से अलावा लिखी थी, लेकिन सर ने जो बाकी गाइड्स थे हमारे इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने 15 पोइट्स एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उनमें वर्डिंग थोड़ी बहुत वो पहले मैंने लिखी थी। लेकिन 65 पोएम्स उन्होंने एक्सेप्ट की है, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पब्लिश भी हो सकती है। एजाज साहब, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि कैसा लगता है जब आप एक नई पोएम लिखते हैं, खुद जब उस पोएम को पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, वो हमारे लिसनर्स के साथ आप जरूर शेयर करें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि जब भी मैं कोई नई पोएम बना रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कोई वर्ड मुझ पे, अल्लाह बचे क्योंकि पैगम्बर अब कोई नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ पर ये वर्ड्स नाजिल होते हैं, क्योंकि जब मैं नदी पे बैठता हूँ तो खुद ब खुद मेरे जहन में वर्ड्स आते हैं। लेकिन जब वर्ड्स आते तो मेरे अंदर ये तकब्बुर नहीं होता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शायद माँ इस वक्त दुआ कर रही है, डैडी दुआ कर रहा है, इसलिए ये वर्ड्स आते हैं। और फिर मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं कुछ वो जैसा कुछ भी मुझे उस वक्त होता है, आई कैन नॉट स्पीक इन द वर्ड्स। अगर मैं इस पर एक बुक भी लिखूँ तो वो भी कम है। बहुत सारी खुशी होती है मुझे उस टाइम जब एक पोएम कंप्लीट होती है। फिर मैं अपनी तरफ से उसे अपने पेज पे भी डालता हूँ, एजाज अहमद भट्ट मेरा पेज है फेसबुक पे, उस पर भी डालता हूँ। तो फिर जितने भी सर होते हैं, टीचर होते हैं, उस पर कमेंट वगैरह करते हैं, तो मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मैं और कुछ लिखूँ। बिल्कुल। वैसे एजाज साहब जो है बातें करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी कि एक ट्रैक भी प्ले करना है हमने अपने लिसनर्स के लिए। तो उसके बाद हम जो है बातें अपनी जारी रखेंगे। लेकिन अपने लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अभी लाइव यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज अहमद भट्ट जी, जो कि लंगीट से यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं, इंग्लिश लिटरेचर में अपना पीएचडी कंप्लीट किया है, एक पोइट हैं और एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की जॉब भी करते हैं। तो इनसे बातें जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल प्ले करूँ आपके लिए ट्रैक। स्टे ट्यून टू रेडियो चुनाव 90.4, हर दिल की धड़कन। आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चुनाव 90.4, हर दिल की धड़कन, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे साजिद ऑन द शो मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। और आपको बता दूं कि हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज अहमद भट्ट, जो कि लंगीट से यहाँ पर आए हैं। पीएचडी इन्होंने किया है इंग्लिश लिटरेचर में और पोइट हैं। और आपको एक स्पेशल बात अगर इनके बारे में बताऊं तो ये नेचर के बारे में लिखते हैं, और सीरियसली इनकी बातें सुन के मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, और मुझे पता है कि आप लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं। एक छोटी सी जगह से उठकर इतना कुछ हासिल करना, ये सच में ही बहुत बड़ी जो है इनकरेजमेंट हम इनको कहेंगे, हम इनको मोटिवेशन कहेंगे। और अभी फ़िलहाल इनसे बातें ज़रूर करेंगे। एजाज साहब, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने शो में। और अभी सवाल ये है कि मुझे आप ये बताएं कि नेचर के बारे में तो बात हो गई, फैमिली के बारे में तो बात होगी, लेकिन अगर फ्रेंड्स के बारे में मैं बात करूं तो दोस्त हमेशा जिंदगी का जो है पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। अगर मैं आपके दोस्तों के बारे में बात करूं तो आपके दोस्तों ने आपको किस तरीके से जो है इनकरेज किया है, या आपके दोस्तों का कितना इम्पोर्टेंट जो है रोल रहा है आपकी सक्सेस में, वो ज़रूर बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले बचपन की एक एपिसोड मुझे याद आया है इंग्लिश के एतबार से। मुझे स्कूल से वापस आने के बाद अंकल घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। एक दिन मैंने इंग्लिश गायब किया, छोटा था मैंने इंग्लिश ही काट डाला जी। तो मुझे अंकल ने कहा कि इंग्लिश कहाँ है, तो मैं छोटा था, मैंने उसे कहा कि सर ने मुझे कहा कि इंग्लिश खतरनाक सब्जेक्ट है, इसको काट डालो। तो मैंने अंकल से ऐसा कहा, लेकिन ये जोक हमारे मोहल्ले में इतना मशहूर हुआ कि आज मुझे वो कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि इंग्लिश शुबा किसन सटियत, हर कोई मुझे आज भी बोलता है जी। लेकिन इंग्लिश के एतबार से फिर जब अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं यहाँ इस स्टेज पे पहुँच गया। बिल्कुल। जहाँ तक फ्रेंड्स का सवाल है, फ्रेंड्स मुझे मोस्टली पॉलिटिकल साइंस में, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस में आगे, क्योंकि आई वाज हैविंग मच मोर होल्ड ऑन पॉलिटिकल साइंस एट स्पेशली एट 12th स्टेज, क्योंकि जो उसका वो सिलेबस था कोल्ड वार इंडिया इलेक्शन 2002, वो अभी भी मुझे याद है। हिस्ट्री पर भी होल्ड था, लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ाता था कभी कभी हिस्ट्री जब सर नहीं आता था। लेकिन फ्रेंड्स ने जब देखा कि ये इंग्लिश की ओर जा रहा है, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि नहीं, आपको होल्ड है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, आप उसमें जाए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इंग्लिश की ओर जाऊं, क्योंकि जब
8th क्लास में गुलाम हसन वानी साहब गुलूरा के, जब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई दिन ब दिन। फिर चाहे हिस्ट्री का सवाल होता था, पॉलिटिकल साइंस का, मैं खुद लिखता था। कभी मैंने मतलब किताब एग्ज़ाम के दौरान कंसल्ट नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जितना आप चाहो कि अपने बच्चों के अंदर, और टीचर से भी बिलखुसूस, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट मस्ट, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट ब्राइटली। तो फ्रेंड्स ने मुझे जब देखा कि नहीं ये अब इंग्लिश की ओर ही जा रहा है, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे कि जो मेरे घर में भी आते थे पढ़ने के लिए, कभी कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आते थे। और जब भी मैं उनके साथ जाता था कहीं घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो हर बार मुझे वो इनकरेजमेंट देते थे कि अब अगर आपने ये तहिया किया है कि ये फिक्स किया है कि अब मैं इंग्लिश में ही आगे जाऊं, तो हर मामले में उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया। इवन कि अगर किसी के पास कोई बुक्स भी थी, इवन की ब्रिटिश पोइट्री जो मैंने अभी कहा कि वो एक फ्रेंड की है मेरे पास, अभी भी मेरे पास मौजूद है, तो जितना हो सका उन्होंने इधर फाइनेंशियली समटाइम्स, या मिसाल के तौर पर उन्हें मालूम था कि कोई ऐसा गाइड है फलानी जगह जो हमारे दोस्तों को आगे ले जा सकता है, उसका भी एड्रेस दिया। हर मामले में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारा इनकरेजमेंट दिया, सो दैट आई वाज एबल टू रीच एट दिस वेरी स्टेज। और जब भी समाज में कोई भी घटना होती थी, मिसाल के तौर पर आयशा वगैरह, जब भी कुछ होता था तो मेरे जहन में कुछ ना कुछ आता था। उस पर मैंने एक पोएम लिखी है, उसका खुलासा ये, इफ़ यू कुड हैव सीन द डिवास्टेशन। चूँकि आयशा हमारी बहन थी, लेकिन समाज में जब ऐसी चीज़ें होती हैं, हर मामले में इनकरेजमेंट होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। क्योंकि अगर माँ बाप रिलेक्टेंट हो बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, तो अगर फिर बच्चा कोई गलत स्टेप भी उठाए तो वो बच्चे की गलती बाद में है, पहले अपने पेरेंट्स की गलती है। समाज में भी ऐसे इंसान होने चाहिए जो सोचे कि नहीं ये बच्चा गलती की ओर क्यों जा रहा है, हम इसे रोकेंगे, हमारा फर्ज बनता है। आज हम हैं तो कल ये जो मुस्तकबिल है यही हमारा मुस्तकबिल है। हम इनका मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए इन्हें कहे कि इन्हें इनकरेजमेंट दे आगे आने के लिए। तो जब वो वाक़या मैंने ये लिखा, इफ़ यू कुड हैव सीन द डिवास्टेशन, शैटर्ड हार्ट्स यू हैड लीव बिहाइंड, वुड यू स्टिल हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड दैट डे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई वाज जस्ट पोजिंग अ क्वेश्चन टू माय सिस्टर आशा, वुड इट हैव मेड यू चेंज योर माइंड, you left happily by saying goodbye. That was the crunching video. Whenever everybody saw, everybody was weeping. Even I too shed tears from my eyes because I could not hold the pen. You left happily by saying goodbye. You left us with only one question, the most important, why. यानी हम उसे सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया क्यों किया? Why did you believe you had to face this world alone? क्योंकि अगर दुनिया में कोई परेशान भी हो वो अकेला नहीं है। हम इंसान हैं यार, जानवर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर मामले में, लेकिन इंसान को भी चाहिए कि इंसानियत अपनाए, सपोर्ट करे हर मामले में, और नीयत साफ होनी चाहिए कि अगर मैं आगे गया तो ये भी आगे जाना चाहिए। वाई डिड यू सफ़र साइलेंटली, जो भी उसने किया था साइलेंटली किया था, मेरी बहन ने सब्र किया था। वी वुड हैव हेल्प्ड इफ़ वी हैड नोन, अगर हमें पता होता है। जब ऐसे ही वाक़ात सोसाइटी में होते थे रोनुमा, तो ऑटोमेटिकली मेरा कलम उठता था, मेरे जहन में ये बातें आते थे, तो मैं लिखना कुछ ना कुछ आप लिखना शुरू कर देते। और कई को बार अपने फ्रेंड्स को भी बुलाता था कि मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँगा। वहाँ पर एक है MA इंग्लिश बिलाल अहमद गनाई, तो वो भी मुझे बहुत इनकरेज कर रहा था हर मामले में। मुझे उसकी गाइडेंस कभी कभी पड़ती थी, वो मुझे गाइड कर रहा था। जब भी कोई वाक़या होता था, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर एट्सेट्रा, तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी कभी बुलाता था कि अपने हेल्प के लिए कि आप मेरे घर आइए या मैं ही आपके पास आऊँगा, कहीं बैठेंगे, थोड़ा बहुत लिखना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे हर मामले में इनकरेज किया है। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि मतलब दोस्त वो है, मतलब कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, यानी कि बिल्कुल दोस्तों की मिसाल जो आप दे रहे हैं ना, काफी अच्छे से आपने ये भी प्रेजेंट किया कि आपके दोस्तों का कितना जो है मेन रोल यहाँ पर जो उन्होंने प्ले किया और आपका हमेशा साथ रहा है। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि दोस्त वही हैं जो दूसरों को अपने साथ लेकर आगे चले। बिल्कुल। और मतलब ये मिसाल जो है कायम करते हैं आपके फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छे दोस्त आपको मिले हैं। और हर एक को एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्त जो है सबको मिले तो मतलब और भी अच्छी हो जाएगी लाइफ। लेकिन एजाज साहब एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि खुशियों के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी टफ हार्डशिप चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे चैलेंज आपने भी कुछ फेस किए होंगे, जो मैं जानना चाहूंगा कि अपने सक्सेस, एक तरफ जो आपका सक्सेस मंत्र है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो है चैलेंज भी आपने फेस किए होंगे,
वो जानना चाहेंगे कि वो कौन से चैलेंज थे जो आपने फेस किए, वो भी हमारे लिसनर्स को जरूर बताएं। सही बात है, कैरियर यहाँ तक बनाया, इस पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन चाहे एमए के दौरान, चाहे ग्रेजुएशन के दौरान, चाहे पीएचडी के दौरान जितनी मुश्किलात आई उनका मैंने मुकाबला किया था। लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो यही था कि मेरा दिल तैयार नहीं था पूरी तरह से। 50% था, 50% नहीं था। क्योंकि 50% इसलिए तैयार था कि मैं आगे जाऊं, 50% में डिस्करेज था क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बाकी सपोर्ट सोसाइटी के एतबार से। इवन के देयर इज नॉट एनी पीएचडी इन आवर full constituency. Mostly there will be at present there will be some PhD holders even in geography etc. But there is not even a single PhD degree holder in English literature mostly. ये चीज़ें मेरे जहन में आई, लेकिन मैंने सोचा कि जब भी इंसान कोई स्टेप उठाए, बोल्ड स्टेप इज़ हाफ डन। मैंने सोचा कि अब मुझे बोल्ड स्टेप लेना है। लेकिन फाइनेंशियल के एतबार से या बाकी रुकावटें जितनी भी आई, कई बार पेरेंट्स के साथ शेयर करता था, वो हर बार यही कहते थे कि नहीं जी आपको आगे जाना है, फिर आपको जितना भी लगेगा क्या करना है, कब जाना होगा, चाहे होगा नहीं होगा हम अरेंज करेंगे। लेकिन देखिए हर मामले में पेरेंट की, मुझे डैडी की ये बात याद आती है कि घर के काम के साथ आपको कुछ नहीं है। यहाँ पर जब बच्चा, मोस्टली हमारे गाँव में ऐसा होता है, जब बच्चा 4 बजे स्कूल से वापस आता है तो फिर घर वाले से कई काम पे भेजते हैं, शाम तक वहाँ रखते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत डिप्रेस भी होता है कि कल मुझे क्वेश्चन सुनाना है, आर्टिकल बनाना है, ऐसे बनाना है, या प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन उसके पास फिर वो टाइम नहीं रहता है। फिर बाप कहते हैं कि रिजल्ट के वक्त आप पास क्यों नहीं हुए, लेकिन वो वक्त याद नहीं करते हैं कि जब इसका प्रिपरेशन का टाइम था हमने वो अपने लिए इस्तेमाल किया। लेकिन डैडी ने मुझे टोटली ये बताया कि आपको घर के किसी भी काम के साथ कुछ नहीं है, आप अपनी स्टडीज जो है बिल्कुल। उसने मुझे फ्री छोड़ा था। उसका वो फ्री छोड़ना, जो जितने भी मुझे लगा कि मुश्किलात आ रही है पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन जब उसने मुझे फ्री टाइम दिया, मेरे जहन में भी आया कि अगर मुझे बाप ने फ्री छोड़ा है तो मुझे इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि मोबाइल, आई वाज नॉट यूजिंग मोबाइल टिल द कंप्लीशन ऑफ एमए। उसके बाद मैंने नेट वाला मोबाइल इस्तेमाल किया, वरना अगर इससे पहले किया होता तो ये और मुश्किलात बढ़ाता था, मैं इसी की तरफ लग जाता था। तो इस ज़माने में जो हमारे रिलेटिव्स है बाकी, उनमें थोड़े बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने भी मुझे इनक्रेज किया हर मामले में कि अगर आपको ये मुश्किलात आ रही है हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। जब इंसान को लगे कि कंधा के साथ कोई कंधा मिला के खड़ा है, तो फिर इंसान को जितनी भी मुश्किलात आती है इंसान हैंडल करने की सलाहियत फिर अपने अंदर पैदा कर सकता है। क्योंकि मेरी ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स, मोस्टली दे प्रोवाइड मी फुल सपोर्ट एंड आई वाज एबल टू गेट दैट वेरी डिग्री। लेकिन इस ज़मन में अगर हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की हर मामले में, लेकिन मेरे डैडी का हर वक्त यही ख्वाब था कि मुझे आपकी नौकरी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इस वक्त देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी का जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बहुत कम है। लेकिन हर इंसान को ये जहन में रखना चाहिए कि चाहे मैं पीएचडी करूं, चाहे मैं एमए करूं, चाहे मैं 10th पास करूं, इस नियत से करे कि मैं समाज को कुछ दूं। इधर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो या आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो या आप घर में हो, ये नियत रखिए कि मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। और इस डिग्री को हासिल करते वक्त जो कामयाबी मुझे मिली है, बहुत खुश हुआ मैं इससे। और रिलेटिव्स में, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने हर बार इनकरेज किया और इज्जत बख्शी मुझे ये डिग्री हासिल करने के बाद। इसीलिए मेरी मैसेज यूथ से यही है, मोस्टली जो हमारा कश्मीर का यूथ है, मेरे उनसे यही मैसेज है कि आप भी ये मत सोचे कि पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये मत सोचे कि डेंजर कार है। डेंजर, नथिंग इज डेंजर। और इवन कि मुझे पीयूसी में एक सर ने कोटेशन बताई थी, नथिंग इज गुड और बैड बट मैन इज थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर आपने ये सोचा कि पहाड़ बहुत बड़ा है मैं पार नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते। आपको चढ़ना है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, हुक बाय हुक, एंड इंशाल्लाह यू विल क्रॉस दिस वेरी माउंटेन। और लिहाजा इस ज़मन में यूथ से मेरी गुजारिश है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है, हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह वो कितने आगे, वो कितने फॉरवर्ड गए हैं। लेकिन हमें क्या है, पीजी की बस वही रुकते हैं हम, या एमए किया तो ख़त्म वहीं पे रुकते हैं। लेकिन सितारों से जहाँ और भी है, हमें आगे जाने की बहुत ज़रूरत है। और तभी हम इस समाज में, जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोस्टली सुसाइड और ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको आगे जाना होगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने पीजी किया तो बस अब मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं। इस नियत से मत पढ़ो, इस नियत से पढ़ो
कि मेरी आंखों में रोशनी रहे और मैं बाकी लोगों को भी सही रास्ता दिखाऊं। तो जब भी कोई भी डेंजर एग्ज़ाम होगा, चाहे वो इंट्रेंस होगा, चाहे वो और कोई नेट वगैरह होगा, सेट होगा, तो आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले माँ बाप की दुआओं की अशद ज़रूरत है। एक माँ बाप को हाथ में रखिए, समाज में रहने वाले लोगों को अपने हाथ में रखिए, और जो आपसे सीनियर्स हैं उनसे कुछ सीख और बाकी ये मत सोचें कि एग्ज़ाम डेंजर है, मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ। ट्राई अगेन एंड यू विल बी सक्सीड। तो आगे जाने के लिए आपको हर बार अपने आप को तैयार रखना चाहिए, सो दैट हमारे समाज में भी अंदर एक बाहर आएगा कि उनके, अगर हम सोच सकेंगे कि 8th में एक लेसन है, उसका नाम है लाइफ। जब वो बहुत सारी चीज़ों के पास जाती, क्लाउड्स के पास जाते, अर्थ के व्हाट इज़ लाइफ, तो वो अपने तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन लास्ट पर वो एक लड़की की तरफ जाती है, ए लिटिल गर्ल। व्हेन ही सॉ द लिटिल गर्ल एंड ही आस्क्ड व्हाट डज लाइफ मीन टू यू, द लिटिल गर्ल रिप्लाइड, लिटिल गर्ल वाज लाइटिंग द कैंडल्स। जब उसने एक शमा जलाया, दूसरा कुछ को छोड़ दिया बीच में, तो इस लाइफ ने उसे कहा कि आपने इनको बीच में क्यों छोड़ दिया। उसने कहा कि इनमें केरोसिन वगैरह नहीं है, मैंने इनको इसलिए छोड़ दिया। बाकी को हम जलाते हैं कि ये रोशन हो जाते हैं, दूसरों को भी रोशनी दिखा, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी, इनके अंदर ये तड़प है कि हम रोशन हो जाए। इसीलिए हमारा यूथ है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी है, गट्स भी है इनके अंदर, लेकिन केरोसिन डालने की बहुत ज़रूरत है। आई मीन टू से केरोसिन की उनके अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि मैंने पीजी किया है, अब मैं पीएचडी के लिए जाऊंगा, अब मैं पीडीएफ के लिए जाऊंगा, मैं अब यही नहीं रहूंगा, मैं इंटरनेशनल स्कॉलर बनूंगा, मैं समाज को कुछ दूंगा। तो इस ज़मीन में यही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर ये गट्स, आपके अंदर गट्स मौजूद हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपके पास फील्ड भी खुला है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सो मच अपॉर्चुनिटीज एंड वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज सो दैट वी विल गेट इट फ्रॉम दिस इलिटरेसी एटसेट्रा whatsoever we are seeing in our society, mostly drug addicts and suicide cases are coming day by day, so that अगर हमारे अंदर इल्म होगा और हमारे अंदर ये डिप्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तभी होगा जब ये ख्वाब रखेंगे कि हम आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच एजाज साहब, मतलब बहुत अच्छे वर्ड्स थे आपके, बहुत इंस्पायरिंग जो है वर्ड्स आपने बोले और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स भी आपने दिए। और हमारे जितने भी लिसनर आपको सुन रहे होंगे ना, सीरियसली मैं उम्मीद यही करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा भी होगा और आगे जाकर वो आगे बढ़ेंगे भी, जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरों को साथ में लेकर चलना है और ये नहीं सोचना है कि पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ पर कैसे चलना है वो सारी चीजें भी हमें जरूरी मतलब पता होनी चाहिए। और आगे किस तरीके से बढ़ना है वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर वो जज्बा होगा, जब चाहत होगी कि मुझे ये कर दिखाना है। तो अपने लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये थे हमारे साथ एजाज अहमद भट्ट जी, पीएचडी इंग्लिश उन्होंने किया, पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, एक प्रोफेशन से ये एक पॉइंट भी है और एक टीचर भी हैं। थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे पास वक्त और होता तो शायद हम और भी बातें करते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन इंशाल्लाह अगर वक्त की आगे फिर हमें टाइम मिला तो हम जरूर बातें करेंगे। और थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, थैंक यू सो मच एक बार फिर से।